कहा जाता है कि शब्दों में ताकत बहुत होती है। शब्द दुनिया बदलने की ताकत भरपूर रखते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द जो आने वाले समय के एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं, उन्हीं का आंकलन आज हम करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, एस जयशंकर, इलॉन मस्क, ये आज की दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं और कुछ समय से यही लोग आने वाले वक्त को लेकर मल्टीपल हिंट्स दे रहे हैं। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उनको अभी भी कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते। जब उन्होंने पहली दफा कनाडा को यूएस का 51st स्टेट बनाने की बात की थी, तो लोगों को लगा था ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन आज कनाडा की पूरी राजनीति इस बात पर चल रही है कि ट्रंप को रोकना कैसे है। आज वही मजाक कनाडा की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच बन चुका है। और एक प्राइम मिनिस्टर जो बहुत लंबी पारी की तैयारी में थे, वो अपने आंसू बहाकर रेजिग्नेशन दे चुके हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रूव कर दिया कि वो कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा को लेकर पूरी तरह सीरियस हैं। जैसे ट्रंप ने टैरिफ्स को लेकर अपनी इंटेंशंस प्रूव की, ऐसे ही वो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के को फ्यूचर में बड़े पैमाने पर बदलने जा रहे हैं। और खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क अकेले नहीं है। नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, व्लादिमीर पुतिन, ये लोग भी दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने आते ही अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और यूनेस्को से बाहर निकाल दिया था। इसका कारण वो ये कि अमेरिका इन ऑर्गेनाइजेशंस को फालतू में फंड करता है और इससे अमेरिका का सिर्फ एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन रिटर्न में यूएसए को कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके अलावा ट्रंप लगातार अपने सबसे पुराने एलाई यूरोप को भी अपनी रक्षा खुद ना कर पाने के लिए पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं। रिसेंटली मस्क और ट्रंप दोनों ने हिंट्स दिए हैं कि यूएसए नाटो से एग्जिट कर सकता है और फ्यूचर में यूनाइटेड नेशन से भी। बस, आपको शायद लग रहा होगा कि इतनी सी बात, इसमें इतना बड़ा क्या था। असल में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दुनिया में अगर कहीं पर आने वाला है, तो वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जॉब मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट पर ही देखने को मिलने वाला है, जिसको हम थोड़ी देर में डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि नाटो या फिर यूनाइटेड नेशंस का वीक होना एक अमेरिकन प्रॉब्लम है। वहीं नरेंद्र मोदी की भाषा ने इसको अमृत काल का नाम दिया है। हो सकता है कि आपने ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हों जहां डोनाल्ड ट्रंप को उनके मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट के लिए क्रिटिसाइज किया गया हो और ये कहा गया हो कि इससे यूएसए चाइना को एक स्ट्रेटजिक एज दे देगा और खुद का नुकसान कर लेगा। पर क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे ज्यादा नफरत चाइना से ही करते हैं, वो ऐसा कुछ भी करेंगे जो यूएसए के ऊपर चाइना को एक स्ट्रेटजिक एज दे दे? यूएसए की सबसे कंपेटिटिव रियल एस्टेट मार्केट से सक्सेसफुल बनकर निकले डोनाल्ड ट्रंप जैसे हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन को क्या अमेरिका के फायदे नजर नहीं आ रहे होंगे? अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अमेरिका का फायदा जरूर नजर आ रहा होगा। नेटो और बाकी की ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस असल में धीरे धीरे इनइफेक्टिव बन चुकी हैं, और ऐसा एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन भी बोल चुके हैं। चाहे यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया हो या फिर वेनेजुएला, कहीं पर भी यूएन का कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट अभी से ही यूएस, चाइना, रशिया और भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करते हुए साफ नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है चाइना का यूरोप के साथ नजदीकियां बढ़ाना, इंडिया का ग्लोबल साउथ को लीड करना और यूएसए का रशिया यूक्रेन वॉर में एक न्यूट्रल स्टांस लेना। यूएस असल में यूएन और नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रेडिशनली एंड इंटेंशनली सबसे बड़ा फंड्स कंट्रीब्यूटर रहा है, ताकि सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा यूएसए के पास ही रहे। लेकिन यूएन और नेटो का डर दुनिया में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यूएन की ना रशिया ने मानी, ना चाइना ने, और ना ही यूएनओ अब तक इसराइल, ईरान या फिर इवन पाकिस्तान पे कोई प्रेशर बनाने में सफल हो पाया है। इससे ज़्यादा प्रेशर तो डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले ही ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा पर बना लिया है, वो भी बिना कोई डॉलर वेस्ट किए हुए। तो फिर ट्रंप क्यों उड़ाएंगे इतने पैसे यूएनओ या नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही? इसके अलावा एक कारण और भी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए के पुराने दोस्त यूके और फ्रांस जहां उसी की साइड खड़े नजर आते हैं, वहीं चाइना और रशिया बिल्कुल दूसरी तरफ। पर यूके और फ्रांस अब पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रहे। आज के ग्लोबल ऑर्डर में वो एक ऑर्डिनरी कंट्री बन चुके हैं, और वीक देशों की दोस्ती की कोई खास वैल्यू नहीं होती। दूसरी तरफ भारत ने रशिया और यूरोप के सामने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके प्रूव कर दिया कि दुनिया अब मल्टीपोलर बन चुकी है। इनफैक्ट G20, क्वाड और ब्रिक्स
आज यूएन से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑर्गनाइज़ेशंस बन के दुनिया के सामने उभरे हैं। सो मोर और लेस यूएसए को अगर बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी असर्टिवनेस को बनाए रखना है, तो ऑर्डिनरी कंट्रीज़ के साथ अननेसेसरी अलायंसेस हटाकर अपने असली एडवाइज़री चाइना को डायरेक्टली काउंटर करना होगा। और रशिया एंड यूक्रेन के बीच भारत की तरह न्यूट्रल रहकर बैलेंस मेंटेन करना होगा, ताकि रशिया एंड चाइना एक सिंगल ब्लॉक हरगिज ना बन जाए। यहाँ तक तो हो गई यूएस और वर्ल्ड ऑर्डर की बात, पर मोदी जी का अमृतकाल इसमें कहाँ से आ गया? भारत को इसमें कौन सा बड़ा फायदा होने वाला है? भारत पहले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। इसलिए यूएन का ही वीक हो जाना भारत की असर्टिवनेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। भारत को कभी भी रशिया, यूएस, यूके या फ्रांस पर वीटो के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और ना ही चाइना की यूएनओ में दादागिरी चल पाएगी। भारत के लिए दूसरा फायदा है कि नेटो और यूएन का वीक होना भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए मल्टीपल बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए दूसरे कंट्रीज को मोटिवेट करेगा, जो हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को भी मिला है। यूके, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ये सब वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रिसेंटली इंडिया की तरफ रश किया है, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जल्दी हो सकें। और इसका सीधा मतलब है जॉब्स इन इंडियन मार्केट्स, नए भारतीय स्टार्टअप्स और नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन मार्केट्स। तीसरा है डिफेंस कॉपरेशन। भारत ने बहुत रिसेंटली डिफेंस प्रोडक्शन में काफी तरक्की की है, और डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट मार्केट में भी तहलका मचा है। भारत के रशिया एवं यूएसए एंड यूरोप दोनों के साथ अच्छे संबंध हमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स में पहले ही प्रायोरिटी दिलवा रहे हैं। ऊपर से नेटो और यूएन का वीक होना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बटे हुए कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए मजबूर करेगा। इनफैक्ट हिस्ट्री में पहली बार यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने भी भारत से एमुनिशन खरीदने की बात की है, और फ्रांस भी इंडियन पिनाका रॉकेट सिस्टम की इवैल्यूएशन कर रहा है, जो भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। ये दोनों एग्जाम्पल्स ग्लोबल नॉर्थ से थी, ग्लोबल साउथ की लिस्ट काफी लंबी है। ये थे वो रास्ते जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत को अमृतकाल की तरफ ले जाने वाले हैं। वैसे इसमें कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, जैसे कि भारत के लिए रशिया और वेस्ट को बैलेंस करना, और बिना किसी को नाराज किए अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना। ये एक कॉन्टिन्यूस चैलेंज रहेगा। दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे फोरम में भारत की पार्टिसिपेशन से वेस्ट की सस्पिशंस को मैनेज करना भी भारत के लिए एक चैलेंज बना रहेगा। वैसे हमारे क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स की तरह इंटरनेशनली फेम रखने वाले श्री एस जयशंकर जैसे स्किल डिप्लोमेट्स जब तक भारतीय टीम्स को लीड करते रहेंगे, तब तक हमें किसी भी चिंता में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से आपको ये ज़रूर समझ आया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क नेटो और यूएन एग्जिट की बात ही क्यों कर रहे हैं। इसमें यूएसए का फ़ायदा कहाँ होने वाला है, और वहीं भारत के अमृतकाल की प्रेडिक्शंस हमें अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बार-बार सुनने को क्यों मिल रही हैं। आपको क्या लगता है? क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक ऑर्डिनरी पावर की तरह रह जाएगा, या फिर अपनी स्मार्ट एंड प्रैग्मैटिक डिप्लोमेसी से मल्टीपोलर वर्ल्ड के चैंपियन के रूप में उभर कर सामने आएगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।